सब्सटैंटिव लॉ में हम देख रहे हैं लॉ विच डिटरमाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट। और प्रोसीजरल लॉ हम देख रहे हैं लॉ विच प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। हमने अभी देखा सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर मींस बॉडी ऑफ लॉ विच इज कंसर्न्ड विद मेथड्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स ऑफ सिविल लिटिगेशन। ठीक है, क्या लिखना है वो नहीं लिखी है। The object of the court generally is to create jurisdiction, while the rules indicate the mode in which the jurisdiction should be exercised. तो एक्ट हमको क्या बताता है, कोड हमको जनरली क्या बताता है कि जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है, और रूल्स इंडिकेट करते हैं कि किस मोड में हमको वो जुरिस्डिक्शन फॉलो करना है। तो बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड में दोनों चीजें आपको हैं, सेक्शंस भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं। Thus two parts should be read together in case of any conflict between the body and rules, the former must prevail। ठीक है, दोनों को हमें साथ लेके ही चलना है, पर जनरली क्या होता है कोड हमेशा प्रिवेल कर जाता है। ठीक है, जब हम कोड में ऑर्डर्स और सेक्शन पढ़ते हैं तब। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़े एविडेंस एक्ट में भी कॉज ऑफ एक्शन, हर जगह ये वर्ड था। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, जो केस फाइल करता है, जिस रीजन से हम केस फाइल करते हैं वो हर बात जिसके लिए मुझे कोर्ट से कुछ ना कुछ इन रिटर्न जजमेंट चाहिए, वो हर बात कवर करती है कॉज ऑफ एक्शन में। नॉट जस्ट मैंने इसको मारा, ये कॉज ऑफ एक्शन है, प्लस इसमें हर एक चीज जो ये प्रूव कर दे कि सर इन बातों के लिए मुझे आपसे एक रिटर्न में जजमेंट या ऑर्डर चाहिए, वो सब क्या होता है बच्चों, कॉज ऑफ एक्शन। रीजन ऑफ डिस्प्यूट, आखिर मैं क्यों कोर्ट के पास जाना चाहता हूं, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। क्या हम यूं ही कोई कोर्ट में चले जाते हैं एप्लीकेशन लेके, आखिर उस एप्लीकेशन का मेन मुद्दा क्या है, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मींस एवरी फैक्ट that it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court। तो वो हर बात जो प्लेंटिफ कोर्ट में सामने रखेगा कि उसके फेवर में वो जजमेंट आए, वो सब क्या होते हैं, cause of action। Under order 2 rule 2 of civil procedure code, it means all the essential facts constituting the rights and its infringement। It means every fact which will be necessary for the plaintiff to prove if traversed in order to support his right to the judgment। लास्ट लाइन वापस वही लिख दी है, इन जनरल आपकी हर राइट कि सर मेरा ये राइट है और आपके हर राइट को इन्फ्रिंज किया गया है, इसने आके मुझे धक्का दिया, इसने आके मेरी गाड़ी तोड़ दी है, इसने जबरदस्ती मेरी चोरी कर ली है, ये सब चीजें जो आपके राइट्स है उनका इन्फ्रिंजमेंट, वो सब बातें अगर आप कहीं पे लिख के कोर्ट में देते हो तो वो बेसिकली क्या डिस्क्राइब करते हैं, कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन पर्पस से ही था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। बच्चों तुम लोग पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से जजमेंट क्या होता है, डिक्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। पहले हम पढ़ते हैं डिक्री क्या होती है। ठीक है, हम जजमेंट नहीं पूछते, पहले हम पूछते डिक्री क्या होती है। क्या करना, डिक्री मतलब ऑर्डर, हाँ, और तो ऑर्डर मतलब क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। तीनों चीजें दी हैं मतलब तीनों चीजें डिस्क्राइब की होंगी, तीनों चीजें दी हैं मतलब तीनों का डिफरेंस भी होगा। तो आखिर ये ऑर्डर क्या है, आखिर ये डिक्री क्या है और जजमेंट क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिक्री क्या है। इसने बोल दिया ऑर्डर है, तो अगर डिक्री ऑर्डर है तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी ऑर्डर है। ठीक है, तो जजमेंट क्या है, ठीक है, तो ऑर्डर, तो जब हम लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो उसके आगे भी अभी बाकी है ऑर्डर आना।
डिक्री मतलब फाइनल है। आयुष ने बोला डिक्री मतलब फाइनल है, जजमेंट मतलब फाइनल है। जिया ने भी बोल दिया जजमेंट मतलब फाइनल है। कंक्लूसिव यानी जजमेंट और कंक्लूसिव यानी डिक्री। जजमेंट यानी जो कोर्ट ने लास्ट में स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और तरुण, जज का डिसीजन जजमेंट, तो डिक्री और ऑर्डर जज नहीं बोलते, वो कोर्ट का कोई डायरेक्शन हो तो वो ऑर्डर, और डिक्री नहीं पता। स्नेहा कोई कमेंट? कुछ भी नहीं, प्रशंसा, तीनों नहीं पता। दिशा, जो ऑर्डर पास हुआ वो जजमेंट, ठीक है। राशि, कुछ भी नहीं। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिक्री देखते हैं। देखो बच्चों, दो चीजें हैं, पहले हम देखते हैं डिक्री और ऑर्डर क्या होता है। पहले मैं तुमको एक जनरल भाषा में समझाती हूँ कि डिक्री और ऑर्डर होता क्या है। तुम लोग क्लासरूम आते हो, ठीक है, तुमको पढ़ाया जाता है, ठीक है, तुमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कल तुम्हारा एक टेस्ट है, ठीक है। ये मैंने जब डिक्लेयर कर दिया कि कल तुम्हारा एक टेस्ट है और तुम्हें टेस्ट देना है, ये क्या है बच्चों? ऑर्डर है, ठीक है। मैंने तुम्हें टेस्ट देते टाइम ये बताया कि कल एक टेस्ट है, तुम्हें आना है, तुम्हें टेस्ट देना है, ये मेरी तरफ से तुम्हें ऑर्डर है। उसके बाद मैंने तुम्हें कल टेस्ट के टाइम पे बोल दिया कि अब तुम्हें इन 5 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये भी क्या है? ऑर्डर है। तो तुम 5 में से 4 ही अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो क्या मैंने 2 ऑर्डर दे दिए तुमको, ठीक है। अब जब तुम्हारी आंसर शीट आई, ठीक है, उसमें तुमने बहुत कुछ लिखा है, एक टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट हुए, 3 टेस्ट हुए, हर चैप्टर का एक टेस्ट हो गया, तो कितनी आंसर शीट हो गई? सपोज 18 चैप्टर्स है, 18 आंसर शीट हो गई, ठीक है। हर आंसर शीट में आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है, हर आंसर शीट में आपको मार्क्स मिले हैं। तो ये जब पाइल अप होके आ गए पूरे के पूरे आंसर शीट, जब मैं आपके पेरेंट्स को ये दूंगी कि आपके पूरे आंसर शीट्स आपके बच्चे के हैं, जो हर चैप्टर के, हर चैप्टर में 16 या 17 मार्क्स का था, उसमें से इतने आपके बच्चे ने स्कोर के, जब वो इतने हैं तो वो क्या है? जजमेंट है, जो पूरे के पूरे आपकी जो रिजल्ट है उसका एक रीजन है कि आपके इतने मार्क्स जो इन टोटल परसेंटेज आए हैं वो किस बेस पे आए? ये आपके जजमेंट के बेस पे आए कि आपकी पूरी आंसर शीट में किसी में आपको 5 मिले, किसी में 10 मिले, किसी में 16 आउट ऑफ 16, ऐसे करके मार्क्स जब पूरे पाइल अप हो गए, जब एक पूरा आपका बंडल बन गया आंसर शीट्स का, तो उसको हमने क्या बोल दिया? ये जजमेंट है, जो रीजंस दे रहा है कि आखिर इतने परसेंट क्यों आए हैं। फिर लास्ट में आता है डिक्री। डिक्री मतलब आपका फाइनल रिजल्ट, कि आपने सारे चैप्टर्स के जब टेस्ट दिए तो एक फाइनल रिजल्ट आया कि आपने 45, 50, 70 इतना परसेंट का स्कोर किया है। तो जो आपने फाइनल स्कोर किया है वो क्या है? आपके लिए डिक्री है। जो आपके ये स्कोर का रीजन देता है, जो आपके क्या है? आंसर शीट्स, वो रीजन दे रहे हैं कि आखिर ये स्कोर कैसे आया, ठीक है, वो हो गया जजमेंट। और फिर आ गए इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने बीच बीच में दिया था, आज टेस्ट है, कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, वो हो गए ऑर्डर। अब इसको लीगली समझते हैं। कोई भी केस ले लो, जैसे कि कोई रैंडम केस, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, चलो 2 औरतें, हस्बैंड वाइफ, नहीं नहीं, देखो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, इन लोगों ने क्या हुआ है, इनके बीच में डिवोर्स केस फाइल हुआ है, ठीक है, डिवोर्स केस फाइल हुआ है। अब आज दोनों आए अपनी अपनी एप्लीकेशन लेने की, सर जज साहब हमें डिवोर्स लेना है, ठीक है। डिवोर्स लेते टाइम मैंने एक ऑर्डर पास किया बीइंग जज कि कल से ना तुम लोग इंडिया के बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है। तो पहला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ये आया, ठीक है, जिसमें मैंने नेक्स्ट हियरिंग दी होगी। पहला ऑर्डर में मैंने बोल दिया इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ऐसे करके मैंने एक और ऑर्डर दिया कि तुम वाइफ हस्बैंड को आइंदा कॉल मत करना जब तक तुम्हारे कोर्ट का फैसला चल रहा है। थर्ड ऑर्डर दिया मैंने कि हस्बैंड तुम्हें बच्चे से मिलने की परमिशन इतने से इतने बजे तक की ही है अभी, क्योंकि मुद्दा चल रहा है। ये ऑर्डर्स होते जाएंगे, ठीक है। अब जब डिवोर्स हो रहा है तो डिवोर्स में क्या क्या होता है? बच्चे का कस्टडी किसके पास जाएगा और उसको कितनी एलिमनी मिलेगी, या फिर कोई आपकी जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं या आपकी कोई भी जॉइंट अकाउंट्स है तो वो अल्टीमेटली तोड़ के किसके पास जाएंगे। ये 3-4 इश्यूज होंगे डिवोर्स में, ठीक है। अब
जब मेरे को ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, जब सारे मुद्दे आ गए, मैंने एक डिक्री पास करी जिसमें मैंने लिखा कि बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहेगी, ठीक है। उसके बाद एलिमनी जो मनी रहेगा वो उसको हर महीने तुम्हें भाई 25,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसके साथ एक प्रॉपर्टी, एक कार और एक घर, ये तुम्हें हस्बैंड को बोल दिया, वाइफ को देना पड़ेगा। और आपके जो जॉइंट अकाउंट्स है वो हस्बैंड के हो गए, ठीक है, वो हस्बैंड के हो गए और वो हर महीने इतना इतना पेमेंट उसको करता रहे। ये फाइनल डिक्री है। क्या इसके बाद भी वो मेरे पास आएंगे, सर ऑर्डर चाहिए, सर ऑर्डर चाहिए? नहीं, हो सकता है हस्बैंड अपील कर ले फॉर ऑल दिस, वो अलग मैटर है, पर ये क्या है, फाइनल ऑर्डर, इसको हम बोल सकते हैं फाइनल ऑर्डर है ये। इसके बाद आके कुछ नहीं हो सकता बच्चों, डिक्री कंक्लूसिव होती है। ये जो उन्होंने बोल दिया है ना, ये फॉर्मल इंप्रेशन है या फॉर्मल कम्युनिकेशन है टुवर्ड्स एजुकेशन। जो आपने जो क्या कहते हैं, आपने जिस मैटर पे कॉज ऑफ एक्शन पे आके बातें करी हैं, उस पे मैंने एक फॉर्मल इंप्रेशन दिया है कि बच्चे की कस्टडी, इस पे इतना इतना पैसा लगेगा, इतना इतना अमाउंट जाएगा, इतनी प्रॉपर्टी, कार, सब आपको उसको देना पड़ेगा। ये एक फॉर्मल इंप्रेशन है, कंक्लूसिव है, इसके आगे मैं आपका केस नहीं सुनूंगा, ठीक है। अब एक आता है जजमेंट। जजमेंट में कुछ नहीं होता है बच्चों, अब शुरू से चलती आ रही हैं चीजें, पहले हस्बैंड वाइफ आए थे, फिर एक बात हुई, दो बात हुई, तीन बात हुई, फिर उनका वकील आया, फिर ये एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए, फिर ये टॉपिक उठा। ये जजमेंट्स जनरली 1000 पेजेस के भी हो सकते हैं, और हम देखते हैं लास्ट में छोटा सा जजमेंट लिखा होता है कि फाइनली है क्या, मतलब ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो जो पूरा कहानी बताता है कि आखिर इस बात पे कैसे पहुंचे आप, वो होता है जजमेंट। कोई भी जाके गूगल में देखोगे ना, अयोध्या वाला केस हुआ था, 1000 के अबव पेजेस का था, 1054। क्या इतना बड़ा जजमेंट हम बोलेंगे ये ऑर्डर है? ये रीजंस दे रहा है कि फाइनल ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये बता रहा है कि भाई शुरू में कौन पर्सन, कहाँ उसका एड्रेस है, किसका बच्चा है, वो कौन सी कंपनी है, उसका सिन क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, भाई उसके बाद मैटर क्या था, उसके बाद उनको इतने नोटिस गए थे, उसके बाद उन्होंने ये अपीयर किया, उसके बाद उन्होंने इतने विटनेस लेके आए, इतने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, इतने प्रूफ लेके आए, तो मैं ये सब को मद्देनजर रखते हुए इस जजमेंट पे आया हूं, ठीक है। तो जजमेंट एक पूरी समरी बोल लो, ठीक है, या स्टेटमेंट्स जो आपने वर्ड बोले कि वो कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स के साथ विथ रीजंस है, ठीक है। और फाइनल ऑर्डर क्या होता है बच्चों? डिक्री। और ऑर्डर क्या होता है? जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं आपके पास, वो भी एक फॉर्मल इंप्रेशंस है, पर वो कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। वो जनरल आपके क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो तुम लोगों ने बताया था, डायरेक्शंस हैं कोर्ट के, वो होते हैं ऑर्डर। अब इन तीनों में बड़ा कौन सा हुआ? डिक्री, क्योंकि वो फाइनल और कंक्लूसिव नेचर का है। अब बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस क्या हो सकता है, तो डिक्री एक कंक्लूसिव हो गया, ऑर्डर इज नॉट कंक्लूसिव, ठीक है। और ऑर्डर टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देता है और डिक्री वंस इन अ टाइम आती है, ठीक है, फाइनल होती है, एक ही बार आता है। और यही तो बोला उसने कि टाइम टू टाइम आते। जनरल और स्पेसिफिक, ऑर्डर जनरल होता है और डिक्री स्पेसिफिक होती है, सबको एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं, पहले डिक्री पढ़ते हैं, ठीक है। डिक्री कौन से सेक्शन में है बच्चों? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होती है, उसके सब सेक्शन 2 में बताया हमको डिक्री क्या होती है। देखो बच्चों कैसे लिखा है, डिक्री is defined under this section of the code as formal expression of an adjudication which so far as regard the court expressing it। मतलब फाइनल डिसीजन का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। एजुडिकेशन यानी जो मैटर हमने डिसाइड किया उसका एक फॉर्मल एक एक्सप्रेशन कि ये चीज अब होनी है। ये कंक्लूसिव होता है, ठीक है, डिटरमाइंस द राइट ऑफ अ पार्टी। ये एक और डिफरेंस हो गया। डिक्री क्या बताती है? राइट्स ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर क्या बताता है? इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, ठीक है, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी। तो बच्चों डिक्री क्या हो गई? फॉर्मल एक्सप्रेशन। दूसरा वो कंक्लूसिव नेचर का है। तीसरा वो डिटरमाइन क्या करता है? राइट्स ऑफ अ पार्टीज और विथ रिगार्ड टू ऑल मैटर्स या कंट्रोवर्सी, ठीक है। इन अ suit and may be either preliminary with when further proceedings have been taken before the disposal of the suit or final। अब बोल रहा है कि जो डिक्री होती है ना वो preliminary भी होती है और
फाइनल भी यानी सेकेंडरी भी होती है। तो अब बच्चों प्रिलिमिनरी और डिक्री इसमें क्या हो गई, प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी या फाइनल, जो हमने केस से देखा एक हस्बैंड वाइफ का। मैं बोल रही हूं कि हमने देखा डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, कंक्लूसिव है, डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड पार्टीज या फिर कुछ भी और बात। फिर एक पॉइंट लिखा है कि यही जो डिक्री है ना, ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। मतलब जैसे ऑर्डर हमने देखे बार बार आते हैं, हमने अभी तक नहीं देखा डिक्री बार बार आती है, डिक्री एक ही बार देखा, लेकिन उन्होंने डेफिनेशन में बताया कि डिक्री प्रिलिमिनरी भी होती है और डिक्री फाइनल भी होती है। वो हो सकती है अपील, पर ये इसका मतलब अपील नहीं है बच्चों। जब देख रहे हैं हम कि 3-4 इश्यूज हैं, ठीक है, इसमें मेन मुद्दा क्या है, डिवोर्स कराना है सर हमको। मेन मुद्दा क्या है, डिवोर्स होना है। अब डिवोर्स में क्या होता है जनरली कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अब डिटैच हो जाएगा, बेसिकली उनका रिलेशनशिप वहीं खत्म होना है और उस वाइफ को क्या क्या उस डिवोर्स से मिलेगा, ये फाइनल डिक्री कहलाती है कि अल्टीमेटली उसको मिलेगा क्या और रिलेशनशिप ये खत्म हो जाए। बीच में एक मुद्दा आ गया कि बच्चे की कस्टडी कहां से आएगी, ठीक है, ये जो मुद्दा सबसे पहले उसने ये इशू सॉल्व कर दिया। सपोज कि बेबी की कस्टडी मॉम के पास रहेगी, अब आओ बात क्या करनी है, सर हमें तो डिवोर्स करना है, तो हमें डिवोर्स करना है तो हमें इतना इतना एलिमनी, इतना इतना ये, इतना इतना देना पड़ेगा, इसने में से ऐसा किया इतना। तो मैंने फाइनल जजमेंट पास किया कि भैया तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, डिक्लेयर्ड है, ये डिक्री है कि तुम अब डिवोर्स, जो तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, तुम उसको 25,000, एक कार, एक प्रॉपर्टी, ये सब विथ ड्यू टाइम, ये सब मैंने टाइमलाइन और ये सब अमाउंट वगैरह देके उसको एक डिक्री पास कर दी। जब कोई एक मैटर में 2-3 इश्यूज होते हैं, लेकिन एक मेन इशू होता है कि आखिर आप उसके पास क्यों आए, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ले लो, ठीक है, सपोज एक मैटर है, एक प्रॉपर्टी है मेरी, ठीक है, और एक ये मेरा घर है। अब इस प्रॉपर्टी को लेके कोई केस चल रहा है, ठीक है, इसमें 2-3 इश्यूज है। मेन इशू क्या है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, मुझे इस चीज से लड़ना है कि सर ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री मेरे नाम पे, सब कुछ है, ठीक है। अब जब ये प्रॉपर्टी के चलते बात हो रही है, तो हो सकता है इधर पे कुछ ऐसी चीजें, जिसने सोचा कि वो भी ओनर है, 2 पर्सन है, एक मैं और एक वो, तो वो ओनर इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ करके गया है, पानी लीकेज का काम, ये वो, तो भैया सबसे पहले ना आप वो काम वो खत्म करवाओ, सबसे पहले वो चीज हटवाओ कि यहाँ पे इसने कोई पर्सन खड़ा कर रखा है, यहाँ पे इसने पानी का ओवरफ्लो कर रखा है। तो मेन मुद्दा ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप इसके रिगार्डिंग डिक्री पास करो, लेकिन बीच में कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज अराइज हो गए जिसके लिए उन्हें एक डिक्री पास करनी पड़ रही है, प्रिलिमिनरी डिक्री, कि सर सबसे पहले आप अपना यहाँ से पर्सन हटाइए, आपने जो पानी के लीकेज का काम किया है वो पहले क्लीन कराइए, मैंने फाइनल ऑर्डर दे दिया है, उस पर्सन ने सबसे पहले वो क्लीन कराना है, उसके बाद आओ अब देखते हैं किसकी रजिस्ट्री है, किसकी प्रॉपर्टी है, कब आई, क्या डेट्स पे आई, कितने अमाउंट की, उसके बाद एक फाइनल डिक्री आएगी, हाँ ये प्रॉपर्टी साक्षी की है, ठीक है। तो बीच बीच में जो इश्यूज अराइज होते हैं विच इज नॉट द मेन इशू, अगर उसके लिए हमें कोई डिक्री पास करनी पड़े तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, और फिर जब मेन इशू के रिगार्डिंग एक डिक्री आती है तो वो फाइनल डिक्री हो जाती है, ठीक है। The decree shall be deemed to include the rejection of the plaint and determination of any question within section 144 यानी application of restitution of the court। इसमें बच्चों ये भी आता है कि कभी कभी मैंने कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करी, जज ने कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, वो भी एक फाइनल डिक्री होगी कि हम आपका केस नहीं लेंगे, ठीक है। But decree does not include any adjudication from when an appeal lies, as an appeal from an order of disposal for default। ये सब कहाँ आता है, अब डिक्री के अगेंस्ट आपने अपील की तो वो फाइनल है क्या, नहीं, अपील के बाद जो आएगा वो फाइनल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जिन डिक्रीज के अगेंस्ट आपने अपील की उसको हम डिक्री नहीं, फिर हम उसको ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हस्बैंड ने आके जाके अपील कर ली कि सर मैं प्रॉपर्टी वगैरह क्यों दूंगा, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है, ये मुझे कैसे डिक्री दे सकते हैं कि मुझे इसको एक प्रॉपर्टी भी देनी है, कार भी देनी है, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं उस अपनी वाइफ को इतना पे ऑफ कर सकूं, और मेरे साथ उसने इतना गलत किया, मैं उसको ये चीजें नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, अपील की, तो जो ऑर्डर आया था 25,000, एक प्रॉपर्टी और एक कार, ये सब डिक्री बोल दी थी हमने उस टाइम पे, अब वो ऑर्डर है क्योंकि आगे आपने क्या कर लिया, अपील कर लिए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मैटर चला, मतलब फैमिली कोर्ट में मैटर चला, उसके बाद आपने हाई कोर्ट में जाके अपील कर ली, तो तब ये क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, मतलब कि आप ही की कोई गलती से हमने ऑर्डर को डिसमिस कर दिया, उसको भी हम डिक्री नहीं बोलते, ठीक है।
असेंशियल ऑफ डिक्री, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या असेंशियल्स हैं डिक्री के जो हमने पढ़े? मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन, देयर मस्ट बी अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ अ parties, the determination must be with regard to matter in controversy, or adjudication should have been given in a suit. ठीक है, तो क्या एसेंशियल्स हो गए डिक्री के? एक होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन, दूसरा राइट्स ऑफ द पार्टीज डिटरमाइन करता है, तीसरा मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी का डिटर्मिनेशन रहता है, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन शुड हैव बीन गिवन इन अ सूट, ठीक है। जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े ना कि डिक्री की डेफिनेशन क्या है, इसी से उसके एसेंशियल्स आते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, कंक्लूसिव नेचर का है, राइट्स ऑफ द पार्टीज बताता है विथ रिगार्ड टू एनी मैटर या कंट्रोवर्सी। According to the explanation to the definition, a decree may be partly preliminary or partly final. A decree come into existence as soon as the judgment pronounced and not on the date when it's sealed and signed. अब जब बड़ा सा जजमेंट आ जाए, ठीक है, तब हम बोल देते हैं डिक्री फाइनल है, ठीक है। मतलब कि आगे अपील हुई तो जजमेंट आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ डिक्री लेके घूम रहे हो। अपन ने बड़े बड़े मैटर्स की जजमेंट पढ़े, क्या उनके अगेंस्ट अभी अपन केस फाइल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, हमने जनरली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़े, मतलब अपील हुई होगी तभी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो उसमें जजमेंट में जब छोटी सी एक लास्ट में पैराग्राफ लिखा होगा कि फाइनल ऑर्डर ये बोलता है, वो चीज हो गई डिक्री। अभी मैंने जो पास किया था कि इतना इतना पर्सन इतना इतना, यहाँ मैंने साइन किया, सील लगाई कोर्ट की, ये वो, तो ये अभी भी एक डिक्री नहीं है, ठीक है। जब एक फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस्ड हो जाएगा तब हम बोल देंगे कि उसमें जो लिखा हुआ है वो डिक्री है। तो वो फाइनली जो कंक्लूसिव चीज है उसको हम क्या बोलते हैं? डिक्री। A decree is preliminary when further proceedings have to be taken before a suit. हमने अभी पढ़ा preliminary कब होता है? जब आगे और proceedings होनी है, सिर्फ एक आध issue solve हुआ है। Can be completely disposed of. The preliminary decree is not dependent on final. हो सकता है वो कोई और issue से related हो और उसमें मैंने एक decree दे दी। On the other hand, final decree is dependent and subordinate to the preliminary decree and gives effect to it. अब जो मैंने primary decree दी थी वो क्या दी थी? Property के केस में क्या दी थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में प्रिलिमिनरी डिक्री, वो पर्सन को हटाओ, वो पानी का टैंक क्लीन करो, ये सब, ठीक है। अब क्या ये मेन डिक्री से रिलेटेड था? नहीं था। मेन डिक्री था कि प्रॉपर्टी आखिर किसकी है। तो जब हम देख रहे हैं कि लेकिन जब हम इस मुद्दे पे पहुंचे आखिर प्रॉपर्टी किसकी है, उसके लिए हमें एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर देना पड़ा, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन ने मेरी प्रॉपर्टी पे इतनी सारी चीजें की थी, वो हटाई, तो अब मेरी फाइनल डिक्री उस बात पे भी डिपेंड करेगी। The preliminary decree ascertains what is to be done while the final decree states the result achieved by means on a preliminary decree. If preliminary decree is set aside, the final decree automatically supersedes. मतलब obviously सबसे ऊपर कौन सी आती है? फाइनल डिक्री, ठीक है। बच्चों जब ये डिवोर्स केस है, ठीक है, अब हम गए थे डिवोर्स करने, एक डिक्री मैंने प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी कि बच्चे की कस्टडी मम्मी के पास है, तो ये एक प्रिलिमिनरी डिक्री है। अब ये सबऑर्डिनेट हो गई है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं फाइनल डिक्री की, अब हमने बोल दिया कि ये वैसे रिलेटेड नहीं था, इन लोग तो डिवोर्स करने आए थे, ठीक है, तो फाइनल डिक्री और प्रिलिमिनरी डिक्री अलग अलग हो गए। जब हम बात कर रहे हैं फाइनल डिक्री की, तो फाइनल डिक्री डिपेंड करता है प्रिलिमिनरी डिक्री पे भी, कि पहली मैंने बोल दी कि बच्चे की कस्टडी मम्मी के पास होगी, उसके बाद मैंने बता दिया कि मम्मी को क्या क्या मिलेगा। जब मैंने कस्टडी दे दी तो आखिर में जो बच्चे के लिए ही वो प्रॉपर्टी, वो 25,000, उसकी स्कूल फीस, तो ये सब डिसीजंस मेरे कहीं ना कहीं उस पर भी डिपेंड करेंगे ना, कि उस बच्चे का भी तो मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे केस में अगर वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने डिक्री पास की थी कि तुम ये सब रिमूवल कराओ, तो जब मुझे वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो मैंने ये मुद्दा उठाया था कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो मेरे लिए उन्होंने जो एक डिक्री पास की थी कि इसकी प्रॉपर्टी से ये सब चीजें क्लीन हो जाए, फिर मेरे पास ये प्रॉपर्टी आई थी। कहीं ना कहीं जो मेरे पास प्रॉपर्टी आई थी ये इन चीजों पर डिपेंड करेगी कि वहां पे उसने इतने इतने गलत काम किए थे, अच्छा ये प्रॉपर्टी इसकी है, कुछ बातों के लिए वो उस पर डिपेंड करेगा ही, ठीक है। तो जो आपने पहले पास किया ना, उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी डिक्री रीड तो करनी पड़ेगी ना फाइनल के लिए। चलो
अब डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर, डिक्री होल्डर यानी जिसके फेवर में जजमेंट आता है, ठीक है, और जजमेंट डेटर यानी जिसके अगेंस्ट में आता है। ये हम रीड करते हैं, पहले हम देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मैंने बताया इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो राइट्स किस में बताई हुई है, डिक्री में, ठीक है। ऑर्डर आर सेट आउट इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। डिक्री कौन से सेक्शन में बताया बच्चों, ये याद कर लो। 2 सबसेक्शन 2 में कौन सा बताया है, डिक्री, और ऑर्डर कौन से में बताया है, 2 सबसेक्शन 14. The code means the formal expression of any decision of a civil code which is not a decree. तो ऑर्डर की तो डेफिनेशन वही है, जो डिक्री नहीं है वो क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। अब बस इतना ही उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये मैंने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि बच्चों वहां इंस्ट्रक्शंस और जो भी कोर्ट के रीजंस या कुछ ना कुछ चीजें आती हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस। अब मुझे बात बताओ, क्या ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं क्या? किसने बोला हाँ? अच्छा, ऑर्डर्स क्या थे तरुण? इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस तुम्हें बताए थे, तो क्या उन इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस के अगेंस्ट अपील हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। डिक्री के अगेंस्ट अपील हो सकती है? हो सकती है। तो जब हम बच्चों देख रहे हैं कि ऑर्डर एक जनरल इंस्ट्रक्शंस और कुछ भी डायरेक्शंस है उनके अगेंस्ट हम अपील नहीं कर सकते, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया कि डिक्री के अगेंस्ट अपील की जाती है, ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कभी नहीं की जाती, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अभी तक हमने कुछ पढ़ते पढ़ते ही डिफरेंसेस देखे, कंक्लूसिव नेचर के कौन से हैं, और उसके बाद डेफिनेशन का सबसे पहले सेक्शन ही डिफरेंस बन जाता है, सबसेक्शन 2 और 14, ठीक है। अब एक ये डिफरेंस है कि डिक्री में आगे अपील होती है और ऑर्डर में अपील नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में अपील होती है, तो उनको हम बोलते हैं अपीलेबल ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ लिखा है अपील्स फ्रॉम order. According to section 104 of the code, no appeal lies against the order other than what is expressly provided in the code or any other law for time being in force. मतलब कि किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते अदर देन जो एक कोड में 104 में मेंशन्ड है। वो कौन सी है बच्चों? पहले कि अगर कोर्ट ने आपको बोल दिया हो कि इस पर्सन को इतने कॉम्पनसेटरी कॉस्ट भरो, ठीक है, अब बोलोगे क्यों भरे, हम इसके अगेंस्ट अपील करेंगे, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा अमाउंट दे दिया है जो मेरे को सही नहीं लग रहा है, अगर कोर्ट ने तुम्हें फैसला सुनाते सुनाते बीच में बोल दिया इसको अरेस्ट करो, इसको थोड़ा टाइम जेल में रखो, क्यों जेल में रखें? ये अभी आपका एक जनरल, अभी फाइनल डिक्री तो आई नहीं है, तब तक मुझे वो करने के लिए आपने बोल दिया मुझे जेल में रखो, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। अगर कोर्ट ने आपका केस लेने से ही मना कर दिया तो आप अपील करोगे, ठीक है, कि अभी हमको डिक्री नहीं मिली है, इसके अगेंस्ट हमें आपके अगेंस्ट वो करना है। अगर कोर्ट ने आपको बोल दिया कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट, मतलब कि अगर आपको कोई भी किसी के अगेंस्ट अगर अरेस्ट करवाना है, इसके बदले आपको मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो इसके अगेंस्ट में मैं अपील कर सकती हूँ, ये पूछने के लिए कि आखिर क्यों, या इतना ज्यादा अमाउंट क्यों। और लास्ट वाला यही है कि आपको अननेसेसरी कोई फाइन इम्पोज कर दिया हो या आपको डिक्री के पहले ही कोई जेल वगैरह डाल दिया हो। तो देखो पहला पॉइंट है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A फॉर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वैकेशियस क्लेम्स विद इन द पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब आपने कोई क्लेम वगैरह किया होगा, ठीक है, सामने वाले ने भी उसके अगेंस्ट कोई क्लेम किया होगा, तो आपको पहले बोल दिया पहले तो तुम इसको पैसे भरो, ठीक है। तो फॉल्स क्लेम के अगेंस्ट मैं क्यों कॉस्ट दूं? मैं कॉस्ट नहीं दूंगी, इसके अगेंस्ट मैंने अपील की। फॉल्स क्लेम यानी बच्चों जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, सामने वाला बोल रहा है कि इसने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, ठीक है, तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, पहले तुम इसको 2 लाख रुपए दे दो, तो मैं क्यों दे दूं, ठीक है। उसके बाद फिर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 90 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट अंडर सेक्शन 91। हमने देखा है लिमिटेशन एक्ट में लीव देते हैं, लीव यानी हाँ राशि, क्या एप्लीकेशन, कि हमसे डिले हो गया है या फिर हमारा केस ले लो, इसके रिगार्डिंग क्या आप हमारी एप्लीकेशन लोगे क्या, इसके रिगार्डिंग उनने आपकी लीव ही नहीं ली, ठीक है, लीव लेके आप रिजेक्ट करो ना, आपने हमारी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी कि आप देखोगे ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। उसके बाद एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 कॉम्पनसेटिंग फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, आपको
इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे बोल दिया कॉम्पनसेशन दे दो अगर जेल नहीं जाना है तो, या फिर कोई चीज रुकवानी है, अगर आप बोल रहे हो कि इस पे स्टे ऑर्डर लगा दो उसके लिए बोल रहे हो पहले कॉम्पनसेशन भरो, तो इसके अगेंस्ट आप क्या बोल सकते हो, अपील कर सकते हो। उसके बाद एन ऑर्डर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द कोर्ट इम्पोजिंग अ फाइन डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट सच अरेस्ट और डिटेंशन इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। मतलब डिक्री से आपकी जेल वगैरह नहीं आई है, एक रैंडमली बोल दिया इतना पैसा तुमको, इतनी फाइन लगेगी और तुम अभी जेल जाओ, तो ये ऑर्डर जो कोर्ट ने दिया है ना इसके अगेंस्ट में अपील कर सकती हूँ। तो बच्चों कौन सी चार बातें हैं जिनके अगेंस्ट कर सकते, सबसे पहले फॉल्स क्लेम के अगेंस्ट अगर कोई कॉम्पनसेंट्री कॉस्ट भरनी पड़ रही है, दूसरा रिफ्यूजिंग द लीव ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, मतलब आपका केस वो नहीं ले रहे हैं, तीसरा आपको बोल रहे हैं कॉम्पनसेटिंग फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट्स इंजंक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, चौथा कि अगर आपको कोई भी अननेसेसरी फाइन या फिर अरेस्ट या डिटेंशन अंडर सिविल प्रिजन जाने बोल रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हो, इनके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। And any order made under the rules from and when an appeal is expressed allowed by rules, no appeal lies from any order passed in appeal under the section। मतलब आप सेकेंड अपील नहीं कर सकते, एक बार अपील कर दी, अब ये नहीं बोलोगे आप भाई फिर से नहीं लिया यार केस, फिर से बोल रहे हैं जेल जाओ, तो दोबारा अपील नहीं कर सकते, एक अपील करने के बाद जो आ गया वो फाइनल है, ठीक है। डिक्री में आप बार बार अपील कर सकते हो, लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप ऑर्डर में बार बार अपील नहीं कर सकते। अब बच्चों लास्ट है हमारा जजमेंट। जजमेंट देखो क्या लिखा है, वहां पे लिख लो जजमेंट एक लीगल जस्टिफिकेशन होता है, लीगल रीजन होता है, लीगल ग्राउंड्स होते हैं कि व्हाई दिस डिक्री हैज बीन पास्ड। जजमेंट क्या है, लीगल जस्टिफिकेशन है, लीगल रीजन है, लीगल ग्राउंड्स भी बताता है कि व्हाई द डिक्री हैज बीन पास्ड। तो पहले ऑर्डर आते हैं, फिर डिक्री आता है और फिर जजमेंट आता है। लिख लिया। जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(9). तो हमने डिक्री कौन से सेक्शन में देखा था, 2 सबसेक्शन 2। ऑर्डर कौन से सेक्शन में देखा था, 14। और हम जजमेंट कौन से में देख रहे हैं, 2 सबसेक्शन 9, ठीक है। ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और order. Thus a judgment must set out grounds and reasons for judge to have arrived at a decision. तो judgment आपको सब चीजें दे रहा है, reasons भी दे रहा है, grounds भी दे रहा है। In other words, judgment is a decision of a court of a justice upon respective rights and claims of the parties to action in a suit submitted to a determination. Basically कुछ नहीं, आपने जो rights और obligations पे question किए थे उसके लिए जो final decision आया है वो किस में mentioned है, जजमेंट में। तो जजमेंट ये सारी चीजों को डिटरमाइन करता है। तो बच्चों आज हमने पहले देखा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन सिर्फ हमें समझने के लिए चाहिए कि वो एक रीजन ऑफ डिस्प्यूट है, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। मैं तुम लोगों को कुछ चीजें देती हूँ, जो स्टिकी नोट वगैरह लगाते हो वो लगा लो और उसमें वहां तीनों का वो लिख लो एक एक वर्ड में। लिखो पहले जजमेंट लिखो, इसमें नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। जजमेंट लिखो, नहीं छोटे छोटे 5 पॉइंट्स है, एक एक वर्ड के, मतलब बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऐसा। हाँ बड़ा स्टिकी नोट लगा लो। लिखो जल्दी लिखो, जजमेंट, के नीचे पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, पॉइंट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, 2 पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, 3 एक डिसीजन है तो 3 डिसीजन, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन और चौथा रीजन। रीजन, तीसरा डिसीजन, फोर्थ है रीजन, ठीक है।
ये जजमेंट में लिख लिया। अब डिक्री में लिखो, पहले लिखो एजुकेशन, ADJUDICATION, DICATION, ठीक है। दूसरा है सूट, SUIT, सूट। थर्ड है राइट ऑफ पार्टीज, तो डिक्री हमको बताते हैं राइट ऑफ द पार्टीज। और फिर फोर्थ है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, फोर्थ क्या हो गया, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। और फिफ्थ फॉर्मल एक्सप्रेशन, बच्चों फिफ्थ हो गया फॉर्मल एक्सप्रेशन। राइट ऑफ द पार्टीज, एजुकेशन, सूट, राइट ऑफ द पार्टीज, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन और फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब लिखो ऑर्डर, ऑर्डर लिखा प्रोनाउंसमेंट ऑफ सिविल कोर्ट, प्रोनाउंसमेंट ऑफ सिविल कोर्ट। Second point must not be decree. Third point formal expression. ठीक है, इजी। बस ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया है, पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ रिवीजन के लिए। तुम्हें चाहिए तो तुम डिफरेंस भी लिख सकते हो कि ये सेक्शन में आता है, मैं दे दूंगी वैसे डिफरेंस, बट स्टिल अगर तुम्हें अपनी रिवीजन के लिए बनाना है तो भाई सबसे पहले सेक्शन बता दो, कौन सा कंक्लूसिव है वो बता दो, कौन सा फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फिर कौन से में रीजंस हैं, किस में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, किस में सिर्फ इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस हैं। ये सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री। अब क्या लाइफ टाइम तीनों चीजें याद रहेंगी? तो अब तुमसे कोई भी पूछे तो तुमको पता होना चाहिए डिक्री क्या है, फाइनल है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है। ऑर्डर क्या है, जो डिक्री नहीं है वो इंस्ट्रक्शंस और वो डायरेक्शंस। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस बच्चों हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे ऑर्डर हमेशा, जो डिक्री नहीं है वो क्या है, ऑर्डर है। हम अपील किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, डिक्री के अगेंस्ट, लेकिन क्या हम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं? जनरल रूल नहीं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अगेंस्ट कर सकते हैं। वो चार एक्सेप्शन क्या है? कॉम्पनसेटरी कॉज फॉर फॉल्स क्लेम्स, दूसरा रिफ्यूजल ऑफ लीव ऑफ सूट इंस्टीट्यूशन, तीसरा कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंजंक्शन या अरेस्ट अटैचमेंट्स, ठीक है। और चौथा इम्पोजिंग फाइन या फिर आपको बोल रहे हैं अरेस्ट और डिटेंशन अंडर सिविल प्रिजन। इन सब के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। बच्चों यहां से देखो, अ डिक्री शैल इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, और यहाँ पे द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और डिक्री सेकेंड पैराग्राफ में, ये एक बार रीड करके आना, कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।